ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लास्ट में एनपीवी आईआरआर इन सब के जो रिजल्ट्स हैं और जो मीनिंग है कि एक्चुअली इनका मतलब क्या होता है, और उस पर हमने क्वेश्चन किया था, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं एंड एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बोला हुआ है कि एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन ईदर लोन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग लोन्स। दो लोन्स हैं, तो या तो इन्वेस्टर किसी एक में करेगा, वरना चाहे तो दोनों में भी इन्वेस्ट कर सकता है। लोन एक्स क्या है कि फॉर अ परचेज प्राइस ऑफ 10,000 पाउंड्स द इन्वेस्टर विल रिसीव 1,000 पाउंड पर एनम पेबल क्वार्टरली इन अरियर फॉर 15 ईयर्स। 10,000 का पेमेंट होगा जो प्राइस इन्वेस्टर पे करेगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और 1,000 पर एनम पेबल क्वार्टरली इन अरियर उसको मिलता रहेगा फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। लोन वाई में क्या बताया हुआ है? लोन वाई बोल रहा है कि जो पेमेंट, जो परचेज प्राइस है उस इन्वेस्टमेंट का, इस लोन का, ठीक है ना, वो है 11,000 एंड इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? हर साल 605 रुपए की इनकम मिलेगी, पेबल एनुअली इन अरियर फॉर द नेक्स्ट 18 ईयर्स एंड द रिटर्न ऑफ हिज आउटले एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। रिटर्न ऑफ दिस आउटले का मतलब क्या है कि जो इनिशियली उसने पेमेंट पे किया था, जो उसने प्राइस पे किया था, वो भी क्या उसे वापस मिल जाएगा एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। तो पूछ रहा था इन्वेस्टर में लैंड और बोरो मनी एट 4% पर एनम। जो इन्वेस्टर है वो 4% पे क्या है, मनी को बोरो कर सकता है। वुड यू एडवाइज द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन ईदर लोन एंड इफ सो विच वुड बी मोर प्रॉफिटेबल? ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा लोन होगा, है ना। तो हमने कहा देखो हमें ये डिसाइड करना है कि दोनों में से हमें कौन सा चूज करना चाहिए। तो हम एक आप आईआरआर कंपेयर कर सकते हो, एक आप एनपीवी कंपेयर कर सकते हो, है ना। किसका आईआरआर ज्यादा आ रहा है, किसकी एनपीवी ज्यादा आ रही है ना। तो आईआरआर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो सपोज अगर मैं लोन एक्स की बात करूं, है ना, लोन एक्स का आईआरआर सपोज मैं उसको आई एक्स बोल देता हूं, तो हमें पता है आईआरआर क्या है, एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जो हमने कल डिस्कस किया था जिसपे आपका एनपीवी क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, एनपीवी एट आई एक्स इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। एनपीवी क्या होगी भाई, टाइम 0 पे माइनस 10,000 उसने पे किया, ये आपका आउटफ्लो है। उसके बाद 1,000 पर एनम पेबल क्वार्टरली इन अरियर फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, ये क्या है उसका इनफ्लो है। तो माइनस 10,000 प्लस 1,000 A15 4 इज इक्वल टू 0, है ना। यहां से आपका A15 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा एट द रेट सम इंटरेस्ट रेट लेट्स से IX, ठीक है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस IX की पावर -4 डिवाइडेड बाय I4 इज इक्वल टू 10। ये बनेगी आपकी इक्वेशन। I4 भी क्या है आपका IX के टर्म्स में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके जो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड सीखा हुआ है पहले से, हमने जो लीनियर इंटरपोलेशन का मेथड जो हमने पहले से सीखा हुआ है, उसको यूज करके क्या आप IX की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक बार देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है। वैल्यू आ रही है आपकी 5.88%। ये सब हमने किया हुआ इक्वेशन वैल्यू में भी, लोन शेड्यूल में भी, प्रोजेक्ट अप्रेजल में भी हमने ये सब किया हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने कहा यहाँ से जो IX आ गया वो आ गया आपका 5.88%। दिस इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ लोन एक्स या ऑफ प्रोजेक्ट एक्स। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं एक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो इतना रिटर्न आई एम एक्चुअली लाइकली टू जनरेट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। लोन वाई की बात करें या प्रोजेक्ट वाई है एक तरीके से उसकी बात करें, तो बोल रहा फॉर अ परचेज प्राइस ऑफ 11,000 द इन्वेस्टर विल रिसीव एन इनकम ऑफ 605 पर एनम पेबल एनुअली इन अरियर फॉर 18 ईयर्स एंड द रिटर्न ऑफ हिज आउटले एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। तो क्या होगा इसका एनपीवी आप क्या करोगे, 0 के इक्वल इक्वेट करोगे। आईआरआर कंपेयर कर रहे हैं हम सबसे पहले, है ना। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो हमारा जो आउटफ्लो है वो क्या है, 11,000 का प्लस 605 पर एनम पेबल एनुअली इन अरियर्स फॉर द नेक्स्ट 18 ईयर्स। तो ये इनकम आपके पास आ रही है। साथ में ये भी बताया हुआ है एंड रिटर्न ऑफ हिज आउटफ्लो एंड रिटर्न ऑफ हिज आउटले एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, कि जितना उसकी जेब से गया था स्टार्टिंग में वो भी उसे वापस मिल जाएगा एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। मतलब जो 11,000 पे किए थे वो भी 18 साल के बाद वापस मिल जाएंगे, ये आपको बताया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, 0 के इक्वल इक्वेट करना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा -11,000 प्लस 605 1 माइनस V पावर 18 डिवाइडेड बाय I प्लस 11,000 V पावर 18 इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है, इसमें I आपका सीधे सीधे कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां से आप I की वैल्यू फाइंड करोगे, वो क्या होगा आपका प्रोजेक्ट Y का IRR, है ना। द एक्चुअल रिटर्न इन प्रोजेक्ट Y इज लाइकली टू जनरेट। चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है।
वो आ रहा है 5.5%, वो आ रहा है 5.5%। तो मैं अगर IRR ऑफ x बोलूं तो वो आ रहा है आपका 5.88%, और जो IRR ऑफ y है वो आ रहा है 5.5%। ठीक है, अब सपोज अगर मैं इसके बेसिस पे मैं अगर कंपैरिजन करता हूं तो देखो हम जो मनी बोरो कर पा रहे हैं वो किस रेट पे कर पा रहे हैं, 4% पे कर पा रहे हैं। कि 4% हम एक्चुअली अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, जैसे अगर मेरे को अगर प्रोजेक्ट एक्स स्टार्ट करना तो मुझे स्टार्टिंग में 10,000 पाउंड चाहिए होंगे, तो वो मैं फंड कहीं ना कहीं से रेस करूंगा, बोरो करूंगा। वैसे मुझे क्या, अगर लोन वाई है, अगर प्रोजेक्ट वाई अगर मुझे उसमें इन्वेस्ट करना है तो मुझे 11,000 के कहीं ना कहीं से चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूंगा, उस फंड को कहीं ना कहीं से बोरो करूंगा। तो जो मैं बोरो कर सकता हूँ वो मैं 4% पे कर सकता हूँ, 4% के रेट पे ये मनी मैं कहीं से बोरो कर सकता हूं। और दोनों प्रोजेक्ट में आप अगर देखो तो एक्चुअली जो आप कमा रहे हो वो 4% से ज्यादा कमा रहे हो। तो अगर मैं सिर्फ ये कंपेयर करूं कि अगर ऐसी मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे किसी एक प्रोजेक्ट पे ही अगर मुझे इन्वेस्ट करना है और मैं दोनों में अगर कर सकता हूं तो दोनों मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि मैं दोनों के लिए जो फंड रेज कर सकता हूं वो 4% पे कर सकता हूं, और दोनों में जो कमा रहा हूं वो 4% से ज्यादा कमा रहा हूं। तो अगर मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही पे करना है तो मैं दोनों में अपना इन्वेस्ट चाहूं तो कर सकता हूं, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, दूसरा आपसे बोला हुआ है विच वुड बी मोर प्रॉफिटेबल, कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, तो आप क्या करोगे, एनपीवी फाइंड करोगे, है ना, उस एक्सटेंट को निकालने के लिए कि कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है उसके लिए आप क्या करते हो, एनपीवी फाइंड करते हो। ठीक है, तो ये इन लोगों ने फाइंड किया हुआ पहले, है ना। एनपीवी हमने कहा हम अपने रिस्क डिस्काउंट रेट पे फाइंड करते हैं, तो मैंने कहा था इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी द बोरोइंग रेट, इट कैन बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना, हर्डल रेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कुछ भी आपका बन सकता है। तो यहाँ पे हमने बोरोइंग रेट पे हमने फाइंड करके देख लिया कि एनपीवी क्या आ रही है आपकी। तो एनपीवी आपने फाइंड की फॉर प्रोजेक्ट एक्स एट द रेट लेट्स से 4%, है ना, जो आपका बोरोइंग रेट था, तो उसमें जो आपकी एनपीवी आई है वो आई है 1284। वैसी प्रोजेक्ट वाई की अगर हम बात करें तो एनपीवी एट 4% जब हमने फाइंड किया तो वो वैल्यू आई 2089। तो विच प्रोजेक्ट इज एक्चुअली बिकमिंग मोर प्रॉफिटेबल, प्रोजेक्ट वाई। अगर हम ऊपर कंपेयर करें तो IRR ज्यादा किसका आ रहा था, 5.88% किसका था ज्यादा, एक्स का ज्यादा आ रहा था, है ना। IRR जो है अगर दो प्रोजेक्ट्स को हम अगर कंपेयर करें तो किसका ज्यादा आ रहा था, एक्स का ज्यादा आ रहा था। बल्कि अगर मैं इन मनी टर्म्स में अगर बात करूं और अगर मैं अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में मैं अगर बात करूं, अगर मैं उस एक्सटेंट के टर्म्स में मैं बात करूं तो आई एम सीइंग कि जो प्रोजेक्ट वाई है दैट इज कमिंग आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल। ऐसा हो सकता है ना भाई। IRR क्या इंडिविजुअल उस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है कि जिस तरह के कैश फ्लोज आ रहे हैं उस पर मैं कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहा हूं, है ना। आप देखो दोनों में जो प्राइस आपने पे किया है वो डिफरेंट है, एक में 10,000 दिया, एक में 11,000 दिया है ना। एक में पेमेंट्स आपको मिल रही है क्वार्टरली और एक में मिल रही है एनुअली इन अरियर, है ना। पूरी पेमेंट साल के एंड में मिल रही है, उस पे क्या क्वार्टरली आपको थोड़ा पहले मिल रही है, तो रिटर्न क्या है आपकी कम ज्यादा दिख सकती है। पर आप अगर लोन वाई, अगर प्रोजेक्ट वाई आप देखोगे तो 18 साल तक मिल रहा है, और जो आपने इनिशियली जो आपने परचेज किया था वो पैसा भी आपको वापस मिल रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट में बात कर सकता हूँ कि जो एक्चुअली रिटर्न आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है वो क्या हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स IRR एंड NPV कैन प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स, है ना। कि IRR क्या है, कुछ और सजेस्ट कर सकता है ना, वरना अगर आप कंपेयर नहीं करोगे तो आप बोलोगे कि जो X का IRR है दैट इज गिविंग मी मोर रिटर्न, और उसके बेसिस पे आई शुड प्रेफर X ओवर Y। बट व्हेन यू एक्चुअली अकाउंटेड फॉर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी या एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, तब आप देख लो कि Y इज बेटर देन X। तो अगर कहीं पर कंपैरिजन की बात आती है कि IRR और NPV, तो मुझे कौन सा प्रेफर करना चाहिए, आई विल ऑलवेज प्रेफर NPV। वो क्यों मैं डिस्कस भी करूंगा क्लास के एंड में, दैट इज अ पार्ट ऑफ थ्योरी जो बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि ये IRR NPV ये सब एक मेजर है कंपेयर करने के। ठीक है, तो यहां से एक चीज पता चली कि फॉर डिफरेंट रेट ऑफ बोरोइंग, है ना। सपोज अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि जिस अमाउंट पे आप बोरो कर पाते हो पैसा, है ना, जिस अमाउंट में आप बोरो पैसा कर पाते हो, सपोज जो बोरोइंग रेट होता, that borrowing rate would be let's say 5.6% per annum। सपोज आप एक्चुअली जो पैसा है 5.6% पर एनम पे बोरो कर पाते, तो उस केस में IRR ऑफ Y would have been less than borrowing rate। तो ये तो वैसी कहानी से आपको हट चुका होता, है ना, कि आप एक्चुअली जो पैसा बोरो कर पा रहे हो वो किस पे कर पा रहे हो, 5.6% पे, और जो एक्चुअली आप कमा पा रहे हो वो कितना है, 5.5%। तो Y की तो कहानी ही कैंसिल आपकी हो जाती, और आप किसको बोलते हैं कि X ही प्रॉफिटेबल है, हम खाली उसी को प्रेफर करेंगे। सो फॉर डिफरेंट रेट्स ऑफ बोरोइंग
हो सकता है एक प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल हो और एक ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बोरोइंग रेट से पहले अगर कम है तो एक प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और अगर उस बोरोइंग रेट से ज्यादा मिल रहा है तो हो सकता है कि दूसरा प्रोजेक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो यही आपको देखो इस ग्राफ में आपको बताया हुआ है। एक्स एक्सिस में वी हैव प्लॉटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, है ना, दैट इज ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है ये आपका बोरोइंग रेट है, और इसी पे आप एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हो, तो यही आपका रिस्क डिस्काउंट रेट भी है, ठीक है ना। ओके, सपोज एक आईबी दो प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। वाई एक्सिस पे क्या उनका एनपीवी प्लॉट किया हुआ है आपने, यहां पर आई ए और आई बी इन दो जगह पे क्या हो रहा है, ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, मतलब एनपीवी क्या बन रही है, जीरो बन रही है। तो वो कौन सा इंटरेस्ट रेट होगा जिसपे एनपीवी जीरो बनेगी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, है ना। तो जो IB है दैट इज IRR ऑफ प्रोजेक्ट बी, और जो IA है दैट इज IRR ऑफ प्रोजेक्ट ए, है ना। तो ये क्या है, दोनों प्रोजेक्ट्स के IRR है। I डैश एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ऐसा बोरोइंग रेट है, ऐसा रिस्क डिस्काउंट रेट है जहां पे इन दोनों प्रोजेक्ट्स की जो एनपीवी है वो क्या हो रही है, बराबर हो रही है। कि अगर I डैश पे आप अगर मनी बोरो कर पा रहे हो तो चाहे आप प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करो या प्रोजेक्ट बी में आप इन्वेस्ट करो, दोनों केस में आपको जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, बराबर का होगा, है ना। आई डैश एक ऐसा रेट ऑफ बोरोइंग है, एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है। उससे पहले की कहानी क्या है कि अगर आपको आई डैश से कम में अगर पैसा बोरो करने को मिल रहा है तो उस केस में आप देख लो कि जो प्रोजेक्ट बी है उसकी एनपीवी क्या है, ज्यादा है प्रोजेक्ट ए में। तो अगर आई डैश से कम में अगर आपको पैसा बोरो करने को मिल रहा है देन प्रोजेक्ट बी विल प्रोड्यूस मोर प्रॉफिट देन प्रोजेक्ट ए। और आई डैश के बाद क्या, ग्राफ आपका उल्टा हो गया, है ना, कि अगर इस रेट से ज्यादा आपको इन्वेस्ट करने को मिल रहा है तो उस केस में जो प्रोजेक्ट ए है दैट विल प्रोड्यूस मोर प्रॉफिट देन प्रोजेक्ट बी। तो ऐसा हो सकता है फॉर डिफरेंट रेट्स ऑफ बोरोइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, समटाइम्स मोर समटाइम्स लेस। क्लियर है चीज, है ना, ठीक है, कोई डाउट इसमें। चलो इसको चाहो तो आपको नोट करना, आप नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब आते हैं डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग, ठीक है ना। देखिए अभी तक जो कर्म थ्योरी डेवलप की थी आपको याद होगा, है ना। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग। आपको याद होगा जब सबसे पहले मैंने एक्यूमुलेशन वैल्यू मेथड जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो वहां पे एक अजम्पशन लिखी थी कि वी आर अज्यूमिंग दैट द इन्वेस्टर कैन बोरो और लैंड मनी एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आए, है ना, कि जिस रेट पे बोरो कर सकता है उसी रेट पर वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें कमा सकता है ना। तो आप देखोगे तो वहां पर एवीएम कैलकुलेट कर रहे थे एट द रेट इंटरेस्ट आए, है ना, एट द रेट ऑफ आए, कि आई रेट पे हम कर रहे थे, चाहे आउटफ्लो हो चाहे इनफ्लो हो, दोनों को हम आई रेट पर ही क्या डिस्काउंट कर रहे थे या एक्यूमुलेट कर रहे थे, है ना। एनपीवी है आपका एक्यूमुलेशन वैल्यू मेथड में, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में कई बार क्या होता है कि आप जिस रेट पे बोरो कर रहे हो वो डिफरेंट होगा, और जिस रेट पे आप एक्चुअली जो आपकी इन्वेस्टमेंट अर्न कर पा रही है वो रेट क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर हम वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कभी ऐसे क्वेश्चन में हो तो हमें किस तरीके से डील करना चाहिए। तो सपोज फॉर द कन्वेंशन आई एम सेइंग कि जो मेरा बोरोइंग रेट है उसको मैं J1 बोल देता हूँ, कि J1 के रेट पे मैं बोरो कर पाता हूँ, है ना। और जो मेरा लेंडिंग रेट है या जो मेरा आप बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट रेट है जो मैं अपने इन्वेस्टमेंट पे अर्न कर पा रहा हूं उसको हम J2 बोलते थे, है ना, दैट इज J2। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अलग अलग रेट्स आपको दिए हुए हैं तो आप किसी और रेट पे बोरो कर रहे हो, आप कमा कुछ और रहे हो, है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप बोरोइंग अगर कर रहे हो तो एक जिसने आपको पैसा दिया हुआ है वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि मैं आपको ये लोन दे रहा हूं, आपको मैं पैसा उधार दे रहा हूं या मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, उधार समझ सकते हैं लेट्स से।
तो वो उधार जो है, प्रोजेक्ट अगर आपका 5 साल का है तो 5 साल खत्म होने से पहले आप नहीं चुका सकते। इंटरेस्ट जिस रेट पे मैं आपको दे रहा हूं, इंटरेस्ट तो आप पे करोगे, पर आप उस पैसे को पहले नहीं चुका सकते। इसमें उसका क्या फायदा है भाई? इसको अगर पैसा पहले मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पैसा जो उसने लोन दिया वो उसको चुकाने ही ना दे, मतलब कैपिटल रीपेमेंट करने ही ना दे, तो पूरे टाइम में जो इंटरेस्ट लगता रहेगा वो किस पे लगता रहेगा? प्रिंसिपल अमाउंट पे, है ना। हमने डिस्कस किया था ना, जब फ्लैट रेट डिस्कस किया था लोन शेड्यूल में, और जब हमने रिड्यूसिंग रेट प्रिंसिपल जब हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने ये देखा था कि जो रिड्यूसिंग रेट पे जब आप लोन लेते हो, जो एक्चुअली जो कॉमन प्रैक्टिस है, उस पे क्या होता है, जब भी हम इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हो तो कुछ पार्ट आप इंटरेस्ट का पे करते हो, कुछ पार्ट क्या है आप कैपिटल का पे करते हो। तो हर टाइम कुछ ना कुछ कैपिटल के आपका रीपे होता रहता है। तो जब जैसे आपका कैपिटल कम होता रहता है, तो उसके बाद जो भी आने वाले टाइम में इंटरेस्ट लगता है वो किस पे लगता है? रिड्यूसिंग कैपिटल पे। तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट भी क्या कम होने लगता है। वहीं पे मैं अगर ये रिस्ट्रिक्शन कर दूं कि आप मुझे इंटरेस्ट तो पे करते रहोगे, प्रिंसिपल क्या एंड में पे करोगे, तो क्या होगा? पूरे टाइम में जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा? एक्चुअल लोन अमाउंट में, बिकॉज कैपिटल रीपेमेंट का आपको ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। और उसके बाद कैपिटल रीपेमेंट आप एंड में एक साथ करोगे। तो कभी कभी इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस भी क्या है, लेंडर लगा देते हैं। क्लियर है चीज? ठीक है ना। तो उस केस में क्या है कि आप एवीपीवी, आप इन सब मेथड से आप काम नहीं कर सकते। वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है बोला कंपनी मस्ट चूज बिटवीन प्रोजेक्ट सी एंड प्रोजेक्ट डी, बोथ ऑफ विच वुड बी फाइनेंस्ड बाय अ लोन रीपेएबल ओनली एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। जो लोन लोगे, है ना, आप क्या करोगे? फाइनेंस करोगे इसको, जो भी आउटफ्लो है वो पैसा आप लोगे बाहर से, एंड लोन जो है खाली एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ही रीपेएबल है। द कंपनी मस्ट पे इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6.25% पर एनम इफेक्टिव ऑन मनी बोरोड। ये आपको बता दिया है कि ये जो आपका इंटरेस्ट रेट है, इस रेट पे क्या है, आप पैसे को बोरो कर पाते हो। ठीक है ना। तो ये आपका J1 हो गया, है ना, बोरोइंग रेट। बट कैन ओनली अर्न इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम इफेक्टिव ऑन मनी इन्वेस्टेड इन इट्स डिपॉजिट अकाउंट। कि 4% पर एनम क्या है, अपनी इन्वेस्टमेंट में आप अर्न कर पाते हो, विच इज लेट्स से J2। द कैश फ्लोज फॉर प्रोजेक्ट सी which has a term of 5 years are, ये हमें कैश फ्लोज के बारे में बताया हुआ कि प्रोजेक्ट सी में क्या है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 1 लाख का आपका आउटगो होगा, और 5 साल के एंड पे 1,40,000 की आपको इनकम मिलने वाली है। प्रोजेक्ट डी की मैं अगर बात करूं, तो प्रोजेक्ट डी के स्टार्टिंग में कब कब क्या क्या आपके आउटफ्लोज हैं वो आपको बताया हुआ है, और जो इनकम आपके पास आने वाली वो भी आपको बताया हुआ है। बोला कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 5 years फॉर ईच प्रोजेक्ट। कि 5 साल के बाद एक्चुअली व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोजेक्ट। ठीक है, निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्ट सी की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट सी पे क्या हुआ है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, मतलब टाइम 0 पे खर्चा है आपका कितने का? 1 लाख का, और 1,40,000 5 साल के एंड पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 1 लाख का खर्चा है, और 5 साल के बाद क्या 1,40,000 आपको मिलने वाला है। ऐसा सिंपल है। बीच में कोई इनकम ही नहीं आ रही है, बीच में अगर कोई इनकम ही नहीं आ रही है, तो ये J1 जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 6.25%, और J2 कितना था आपका? 4%। तो कुछ आप इन्वेस्टमेंट तो आपकी कुछ हो नहीं पा रही, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आ नहीं पा रहा है जो आप अर्न कर पाओगे, है ना। इनकम कब आ रही है? 5 साल के एंड पर ही आ रही है। तो सारे वैल्यूज को वहीं पर ही चाहिए। हमने कहा एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम 5 ऑफ प्रॉफिट क्या होगा भाई? 1,40,000 तो आपके पास आया है उस टाइम पर पैसा, उसकी उस टाइम पर वैल्यू क्या होगी? 1,40,000 माइनस ये जो हमने 1 लाख का टाइम 0 पर लोन लिया था इस रेट पर 6.25%, ये क्या 5 साल तक एक्यूमुलेट वो होके कितना बन चुका होगा? 1.0625 की पावर 5, है ना। इतना पैसा आया है, इतना मेरा लोन बढ़ के हो चुका है, तो वो चुकाना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या होगा? माय प्रॉफिट एट द एंड ऑफ आपका ईयर 5 है, एट टाइम 5, है ना। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डी के बारे में, जहां पे क्या अलग अलग मल्टीपल कैश फ्लोज आ रहे हैं। मैंने कहा प्रोजेक्ट डी, तो प्रोजेक्ट डी की टाइमलाइन बनाते हैं भाई। प्रोजेक्ट डी में क्या हो रहा है? 80,000, 20,000, 5,000, ठीक है ना। 0 1 2 3। आउटफ्लो बात करें तो यहां पर क्या 80,000, सपोज मैं अगर 1000 से बात कर रहा हूं, वर्किंग इन थाउजेंड्स,
है ना, कितना था 80,000, 20,000, 5,000, तो यहाँ पे इतने का, यहाँ पे इतने का। उसके बाद इनफ्लोज देखते हैं, एंड ऑफ ईयर 1, 2, 3, 10, 30, 87, ठीक है ना। यहाँ पर 10 का आपका पॉजिटिव कैश फ्लो, यहाँ पे 30 का, यहाँ पे 87 का। कंपेयर ऑफ कोर्स आपको 5 साल के बाद ही करना है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर सपोज 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके अलग अलग टाइम पर खत्म हो रहे हैं, तो आप कहाँ पर कंपेयर करोगे, उस टाइम पे जहां पर जो बड़ा वाला प्रोजेक्ट है खत्म हुआ होगा। ऐसा नहीं कि मान लो ये प्रोजेक्ट आपका 3 साल पे खत्म हो रहा है तो इसको भी क्या, प्रोजेक्ट सी को भी आप 3 साल पे आप खत्म कर लोगे। अगर 3 साल तक अगर आप इन दोनों को 3 साल पे कंपेयर करोगे तो प्रोजेक्ट सी में तो नुकसान ही हो रहा है आपको, बिकॉज उसमें तो पैसे कब आता है, 5 साल के बाद आता है। तो जो प्रोजेक्ट बाद में खत्म हो रहा है उसके एंडिंग डेट पे क्या कंपेयर किया जाता है ना, बिकॉज क्या है, वरना तो उसके जो पूरे कैश फ्लोज आने वाले हैं वो तो उसमें आपका अकाउंट हो ही नहीं पाएंगे, है ना। तो मैंने कहा इस पे अब देखते हैं कि इसमें एक्चुअली कहानी हो क्या रही है शुरू से, ठीक है ना। 1 साल के एंड पे क्या होगा, सेकंड ईयर के एंड पे क्या होगा, थर्ड ईयर के एंड पे क्या होगा, बिकॉज हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करना पड़ेगा सारा कुछ। तो मैंने कहा एट द एंड ऑफ ईयर 1 की बात करते हैं, 1 साल के एंड पे क्या होगा। देखो भाई, हमने 80,000 का लोन लिया था, ठीक है ना, हमने 80,000 का लोन लिया था। अब उस केस में आपका क्या होगा, लोन तो आप रीपे नहीं कर पाओगे, बट उस साल के एंड पे आपको क्या इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, कि भाई कितना लोन मुझे पे करना है, ठीक है ना। तो मैंने कहा 80 का 6.25%, 80 का 6.25%, ये आएगा आपका 5, है ना। इतना इंटरेस्ट क्या है मुझे फर्स्ट ईयर के एंड पे करना है। अच्छा, इस टाइम पर इनफ्लो कितना हुआ है, इनफ्लो हुआ है 20 का, है ना, 10 का। इनफ्लो हुआ है 10 का, ठीक है ना। और इस टाइम पर एक एडिशनल आउटफ्लो हुआ है आपका कितने का, एडिशनल आउटफ्लो हुआ है कितने का, 20 का, है ना। तो अगर मैं इस टाइम पे देखूं कि मेरे पास जो नेट फंड है वो कितना बचा इस टाइम पर, मैंने कहा 10 तो मेरे पास आए थे, है ना, टाइम 1 पे 10 तो मेरे पास आए थे, उसमें से 20 का तो आउटफ्लो है ही है, प्लस 5 का मेरे को जो इंटरेस्ट पे करना था वो भी मुझे पे करना है। तो एक्चुअली इस टाइम पे मेरे पास नेट फंड है दैट इज -15। ये -15 बता क्या रहा है कि इस टाइम पे मुझे एडिशनल 15,000 रुपए और बोरो करने पड़ेंगे। मेरे पास इस टाइम पे पैसों की कमी है, कितनी कमी है, 15,000 की कमी है। वी आर वर्किंग इन 1000 तो मतलब 15 की कमी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15,000 हमें एडिशनली बोरो करने पड़ेंगे। तो इट रिक्वायर्स एन एडिशनल बोरोइंग ऑफ 15 मतलब 15,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टोटल लोन आपका हो जाएगा भाई, 80 तो पहले से चल रहा था, 15 आपने और बोरो किया, अब कितना हो गया, 95 हो गया। अब आते हैं सेकेंड ईयर के एंड पे कि सेकेंड ईयर के एंड पे क्या हो रहा होगा। तो सेकेंड ईयर के एंड पे अगर हम देखें तो हम बोलेंगे इंटरेस्ट पेड कितना होगा, 95 का लोन है, इसका 6.25% है ना, इसका 6.25%। अच्छा, सेकेंड ईयर के एंड पे आउटफ्लो कितना है, 5 का, और इनफ्लो कितना है, 30 का। एडिशनल आउटफ्लो है 5 का, इनफ्लो कितने का है, 30 का, ठीक है। तो हम बोलेंगे हमारा जो नेट फंड है एट टाइम 2 वो क्या हो जाएगा आपका, 30 तो मेरे पास आए हैं, 5 एडिशनली मेरी जेब से गए हैं, प्लस जो भी मैंने इंटरेस्ट पे आउट किया होगा वो, ठीक है। उसकी वैल्यू एक बार देख लेते हैं क्या थी, क्वेश्चन से देख लेते हैं, तो कैलकुलेटर मेरे पास अभी है नहीं। 5937.5 है ना, तो ये आपका बन जाएगा 5.9375, ठीक है ना, 5.9375 इतना मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा। तो इस टाइम पे नेट फंड जो टाइम 2 पे मेरे पास बचेगा वो होगा, दैट विल बी 19,062 है ना, 0.5 मतलब 19.0625 0625 टाइम 2 पे क्या इतना फंड मेरे पास बचा हुआ है। तो ये मेरे पास एडिशनल फंड है,
ये मेरे पास एडिशनल फंड है। कायदे से अगर मेरा लोन चल रहा है और मेरे पास क्या एक्स्ट्रा पैसा दिखाई दे रहा है तो मैं क्या करूंगा, उस एक्स्ट्रा पैसे से उस लोन को चुका दूंगा। बट सिंस यहाँ पे क्वेश्चन ने एक्सप्लिसिटली बोला हुआ है ये बात कि आप बीच में तो लोन चुका ही नहीं सकते, लोन तो आपको एंड में ही चुकाना पड़ेगा जब प्रोजेक्ट खत्म होगा, मतलब 3 साल के बाद। तो हम बीच में इस लोन को तो नहीं चुका सकते इस पैसे से, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इस पैसे को हम इन्वेस्ट तो कर सकते हैं। वी कैन इन्वेस्ट दिस मनी। ये जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास बच गया है अभी, वी कैन इन्वेस्ट दिस मनी एट व्हाट रेट, एट 4% पर एनम, जो हमें दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट रेट, कि आपके पास जो भी फंड्स होते हैं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उसको तो उसमें कितना कमा सकते हैं, 4%। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको। तो इस पैसे को हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं 4 साल, आपको 4% पर एनम पे। अब देखते हैं जो लास्ट ईयर की बात है, 3rd ईयर, जब ये प्रोजेक्ट आपका खत्म हो रहा है तो वहां पर एक्चुअली क्या हो रहा होगा। तो हम बोलेंगे सबसे पहले, अब देखो 3rd ईयर पे जब आपका ये खत्म होगा तो उस पर कोई भी आउटफ्लो नहीं है, इनफ्लो है कितने का, 87 का। अब 3rd ईयर के एंड पर लोन का जो इंटरेस्ट है उस साल का वो तो पे करेंगे, साथ में प्रिंसिपल भी पे करना है आपको, है ना। तो यहां पर मैं सीधे लिख देता हूं लोन रीपेड, कि भाई 95 का तो लोन चल रहा था, 95 का लोन प्लस उसका 6.25% के हिसाब से इंटरेस्ट, तो क्या होगा वो 95 की आप बोल सकते हो 6.25% पे 1 साल की एक्यूमुलेटेड वैल्यू, इतना आपका लोन रीपे आपको करना है 3rd ईयर के एंड पे। और जो एडिशनली इनफ्लो आपके पास आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 87 का आ रहा है, ठीक है ना। सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो मैं बोलूंगा माय एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ माय प्रॉफिट एट द एंड ऑफ टाइम 3 विल बी व्हाट, जो पैसा आया मेरे पास माइनस जो पैसा मेरी जेब से गया। नो, ये वैल्यू किस टाइम पर है, आपकी टाइम 3 पर है। आपको प्रॉफिट किस टाइम पर चाहिए, टाइम 5 पर चाहिए, तो आप बोलोगे एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एट टाइम 5 क्या होगा भाई, जो भी टाइम 3 पर आया है उसको आप क्या करोगे, 2 साल के लिए एक्यूमुलेट कर दोगे। अब किस रेट पे करोगे, इन्वेस्टमेंट के या बोरोइंग रेट पे, इन्वेस्टमेंट के रेट पे। क्योंकि जो प्रॉफिट आया है इसका मतलब क्या है कि इतना पैसा अब आपके पास एक्सेस में बचा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करोगे तो किस रेट पे करोगे, 4% पे करोगे, 1.04 स्क्वायर। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ माय प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर 5। तो दोनों में से जो भी ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा वी विल प्रेफर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट। क्लियर है, चलो इसको नोट कर लो आप। ठीक है, ओके। अब मान लो अगर क्वेश्चन ये बोल देता, मान लो ये होता कि यू कैन पे लोन इन बिटवीन द प्रोजेक्ट टेन्योर, है ना। यू कैन पे लोन इन बिटवीन द प्रोजेक्ट टेन्योर, कि प्रोजेक्ट के बीच में आप चाहें तो लोन चुका सकते हैं। चाहें तो मतलब क्या, वो तो चुकाना चाहेंगे, मतलब जब आपके पास पैसा हो, एक्स्ट्रा पैसा अगर है तो आप अगर चाहें उस टाइम पे लोन चुकाना तो आप चुका सकते हैं। सपोज अगर ये कंडीशन वो पूछता या डाल देता बीच में, तो पूछ रहा है कि तो 5 साल के एंड में प्रॉफिट में क्या क्या चेंज आएगा, दोनों के प्रॉफिट में क्या बदलाव आएगा। तो देखो प्रोजेक्ट सी जो है उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज लोन तो हम तब चुकाएंगे ना टेन्योर के बीच में जब एक्चुअली कुछ इनकम हो रही होगी। प्रोजेक्ट सी तो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें इनकम ही कब हो रही है, प्रोजेक्ट के एंड में 5 साल के बाद, तो बीच में कहीं पर कोई इनकम तो आई ही नहीं है।
जब कोई इनकम आई ही नहीं तो बीच में कोई चुकाने की कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली ही नहीं होगी, तो इस केस में तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अब प्रोजेक्ट डी की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट डी के जिस हिसाब से कैश फ्लोज थे, आप देखोगे फर्स्ट ईयर के एंड पर तो उल्टा शॉर्टफॉल था आपके पास, उल्टा पैसे कम पड़ रहे थे, एडिशनली लोन लेना पड़ा आपको। तो फर्स्ट ईयर के एंड में तो कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपके पास नहीं था जिसको यूज करके क्या आप लोन चुका सकते थे। हाँ, सेकेंड ईयर के एंड पे एक्सेस फंड आपके पास आया था, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आया था, तो यहाँ पर क्या है, आप लोन चुका सकते हो। तो फर्स्ट ईयर के एंड में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेकेंड ईयर के एंड पे चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है कि जो एडिशनल पैसा आया था इसको मैं यूज कर सकता हूँ अपना लोन चुकाने के लिए, है ना। तो प्रोजेक्ट डी की मैं अगर बात करूं तो एंड ऑफ ईयर 2 में देखो क्या होगा कि जो एक्सेस फंड आया था मेरे पास वो कितना आया था, 19,062.5। मेरे जो लोन चल रहा था उस टाइम पे लोन आउटस्टैंडिंग वो कितने का था, 95,000 का था। तो मैं यहाँ पे लोन चुका सकता था, है ना। न्यू लोन आउटस्टैंडिंग, अब नया कितना बचा होगा, तो वो होता 95,000 माइनस 19,062.5। तो बस अब इतना लोन बचता मेरे पास अगर मैं लोन चुका पाता। फिर चेंज क्या होता, एंड ऑफ ईयर 3 में चेंज क्या आता कि जो आप बोलते लोन रीपेड, है ना, वो जो उस साल में 6.25% इंटरेस्ट लगता वो किस पे लगता, इस नए वाले अमाउंट पे जितने का लोन बचा हुआ था और उतना ही आपको लोन चुकाना पड़ता। तो मैं बोल सकता हूँ 95,000 माइनस 19,062.5 इंटू 1.0625, इतना लोन चुकाना पड़ता। और इनकम पे तो कुछ फर्क पड़ना नहीं था, वो तो आपको जो 87,000 आने थे वो तो आने थे। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट बचता वो क्या होता, फर्स्ट सेकंड, वो होता सेकंड माइनस फर्स्ट। दिस वुड हैव बीन दी एवी एट द एंड ऑफ टाइम 3, और एवी एट 5 क्या होता है, इसी को हम 2 साल के लिए एक्यूमुलेट कर लेते हैं, है ना। तो जनरली जब हम वो करते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू मेथड या जो भी हम कुछ करते हैं उसमें टेक्निक यही फॉलो हो रही होती है कि बीच में जब आपके पास एक्स्ट्रा कैश फ्लोज आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, ऑटोमेटिकली लोन आपका चुकते चले जा रहा होता है। क्लियर है चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ठीक है। इसमें लिखना, इन मैनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स the net cash flow changes in many practical problem. The net cash flow changes sign only once. The net cash flow changes sign only once, and this change being from negative to positive, and this change being from negative to positive. ठीक है, फुल स्टॉप। इन दीज circumstances the balance in the investor's account will change from negative to positive, at a unique time t1, or it will always be negative, in which case the project is not viable, or it will always be negative, in which case the project is not viable, full stop। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना, if this time t1 exists, it is referred to as the discounted payback period. ब्रैकेट में लिखना डीपीपी, शॉर्ट में डीपीपी लिखते हैं, ठीक है, full stop। It is the smallest value of t, such that
It is the smallest value of t such that at is greater than equal to 0. at is greater than equal to 0. क्लियर है चीज? चलो अब समझते हैं कि हम क्या बोल रहे थे। देखो, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप क्या करते हो, फंड रेज करते हो, मनी कहीं से बोरो करते हो। तो स्टार्टिंग में जो कैश फ्लो आपको डोमिनेट कर रहा होता है वो होता है आपका आउटफ्लो। स्टार्टिंग में एक तो आपने मनी बोरो किया है ना, एक तरीके से लोन लिया है आपने, तो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है ना, वो आपको जो नेगेटिव कैश फ्लो है वो बढ़ते चले जा रहा है। स्टार्टिंग में स्टैब्लिश करने के और भी कुछ खर्चे आपके हो रहे हैं, और स्टार्टिंग में उस तरीके से उतनी इनकम नहीं आती है ना, स्टार्टिंग में उस तरीके से उतनी इनकम नहीं आ रही होती है। तो फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ पीरियड्स या फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, आपका जो फंड वैल्यू है, अगर सपोज मैं एक कॉपी में कहीं पे हिसाब लिख रहा हूं जहां पे मैं लिख रहा हूं कितना मेरी जेब में पैसा आया, कितना मेरी जेब से पैसा जा रहा है ना, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, लोन कितना चल रहा है, खर्चे कितने हो रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड तक आप देखोगे आपके इस बुक में पूरी जो एंट्रीज होंगी फाइनल वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, क्योंकि आपकी जेब से पैसा जा रहा होगा ज्यादा, आ रहा होगा कम। ये किसी बिजनेस में आप ले सकते हो, इनिशियली क्या खर्चा ज्यादा होता है, इनकम कम आ रही होती है। तो एक टाइम पीरियड तक क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब आपके पास ब्रेक इवन का टाइम आ चुका होगा, है ना, कि आपके पास एक ऐसा टाइम आया कि अब जितना नेगेटिव कैश फ्लो था वो तो गया, अब आपके पास जो इनकम आई है उसने सफिशिएंटली उसको कवर कर दिया है, और अब इसके बाद उस बुक में जो एंट्रीज हो रही है वो कैसी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है ना। तो एक टाइम ऐसा हुआ जब नेगेटिव से पॉजिटिव आप आ चुके हो, आपकी जो फंड वैल्यू है, या अब मैं बोलूं आपकी जो प्रोजेक्ट की उस टाइम पर एक्यूमुलेटेड वैल्यू वो पहली बार नेगेटिव से कहां कन्वर्ट हुई है, आपकी पॉजिटिव में, या जीरो की तरफ बढ़ी है, जीरो या पॉजिटिव की तरफ बढ़ी है, अब नेगेटिव नहीं है, मेन बात हुआ है ना। तो उसी पीरियड को या उसी टाइम को, कि उस टाइम को आने में कितना, उस स्टेज को आने में कितना टाइम लगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, आप अगर डेफिनेशन देखो कि कोई एक टाइम T1 है, कोई एक टाइम ऐसा T1 होगा जब पहली बार आपकी जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, या आपकी जो फंड की वैल्यू है, या जो आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू है उस टाइम पर, वो नेगेटिव से पॉजिटिव में या नेगेटिव से नॉन नेगेटिव में, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे कन्वर्ट हुई होगी, नेगेटिव नहीं बची होगी। उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, DPP, दैट इज अ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। फिर हमने उसके बाद बोला कि इफ सच टाइम एग्जिस्ट देन इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू of some time t such that a of t accumulated value of profit at that time t must be non negative। देखो इसका क्या मतलब है ना, इसका क्या मतलब है, सपोज यहाँ पे T1 T2 है ना, अप टू मैंने कहा T5 T6 T7, सपोज ये मेरे टाइम पीरियड्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नेट कैश फ्लोज हैं, CT1 CT2 CT5 CT6 CT7, ये सब क्या है, मेरे नेट कैश फ्लोज हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम T1 चेक किया, वो आया नेगेटिव। तो यहाँ पर अभी तक जो मेरा फंड चल रहा है वो कैसे चल रहा है, वो चल रहा है नेगेटिव। मैंने एट टाइम T2 चेक किया, T2 भी क्या है, नेगेटिव, अभी तक ब्रेक इवन का टाइम नहीं आया। मैंने टाइम T7 पे चेक किया, जब टाइम T7 पे मुझे दिखाई दिया पॉजिटिव, कि टाइम T7 पे तो जो फंड की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, या जो मेरे प्रोजेक्ट की वैल्यू आ रही है उस टाइम पर वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो क्या ये मेरे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है? नहीं, मुझे नहीं पता भाई, मैंने T7 पे चेक किया, पॉजिटिव आ रही है, हो सकता है इस टाइम पर तो पॉजिटिव है ही, हो सकता है इससे पहले किसी टाइम पर हो गई हो, मैंने सीधे T7 पे चेक किया है। तो मैंने फिर T6 पे भी चेक करके देखा, जब मैंने T6 पे चेक करके देखा तो वहां भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, वहां भी क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। फिर मैंने कहा T5 पे भी चेक करते हैं, जब मैंने T5 पे चेक किया तो T5 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब T5 तो वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी, T6 पे क्या थी, पॉजिटिव थी। तो T6 वो सबसे छोटा टाइम है जहां पर वैल्यू क्या पहली बार आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव में बेसिकली आपकी कन्वर्ट हुई है। तो हम क्या बोलेंगे, अवर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज व्हाट, T6, है ना, अवर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज T6। तो वही बोला कि वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ T जहां पर आपको क्या दिख जाए, A ऑफ T शुड बी नॉन नेगेटिव, मतलब नॉन नेगेटिव, उस केस में आप क्या बोलोगे कि दिस इज माय DPP, है ना। अब हम 80 तो लिख रहे हैं, तो 80 का मतलब क्या है, 80 इज सिंपली नथिंग बट दिस,
CS1 प्लस J1 की पावर T माइनस S, जहां पर S लेस देन इक्वल टू T। आप देखो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं हम, है ना। T, अब अगर मैं इस केस में बात करूं, T6 क्या है, मेरा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है। T6 इज माय डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो हम कैसे देखेंगे, 80 उस टाइम तक फंड की एक्यूमुलेटेड वैल्यू हम चेक करेंगे कि वो नॉन नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है। तो T6 तक के जितने भी कैश फ्लो है उन सबको हम क्या कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग T6 का कैश फ्लो हम क्या कर रहे होंगे, उसको सब T6 पर एक्यूमुलेट करके देख रहे होंगे कि पूरे के पूरे जो प्रोजेक्ट में पास में जो कैश फ्लोज हुए हैं उन सबके टाइम T6 पर वैल्यू क्या आ रही है। अगर वो नॉन नेगेटिव है तो T6 क्या है आपका, DPP है, और T6 अगर स्मॉलेस्ट नंबर है ना। तो वही हमने कहा कि भाई अगर T एक ऐसा नंबर है जहां पर इट इज बीइंग नॉन नेगेटिव, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ T विच इज वेयर इट इज नॉन नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, T तक के सारे कैश फ्लोज को S लेस देन इक्वल टू T, है ना, हर उस टाइम S जो S लेस देन इक्वल टू T है उन सारे कैश फ्लोज को क्या करेंगे, उस टाइम T तक एक्यूमुलेट करेंगे एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 80 एंड फिर हम देखेंगे कि वो वैल्यू जो है वो नॉन नेगेटिव है या नहीं है ना। वो सब हम कंपेयर करने वाले हैं। यहां पर आप एक चीज आप नोट करेंगे, या मैं आपको नोट लिखवाई देता हूं, ठीक है। एक हेडिंग डालो आप नोट, उसमें 2 पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना कि DPP tells us how long does it take, DPP tells us how long does it take for the project, to move into a position of profit. DPP tells us how long does it take for the project to move into a position of profit, है ना, कि जो प्रॉफिट है किस टाइम पर हम आए होंगे। सेकेंड नोट लिखना, सेकेंड पॉइंट लिखना, T1 है ना, T1 does not depend on J2, T1 does not depend on J2 but only on J1, T1 does not depend on J2 but only on J1, that is the rate of interest, applicable, that is the rate of interest applicable to the investor's borrowing, the rate of interest applicable to the investor's borrowing, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड J1 पे डिपेंड करेगा ना कि J2 पे, मतलब जो बोरोइंग रेट है उस पे डिपेंड करेगा ना कि इन्वेस्टमेंट रेट पे। आप अगर देखो तो यहाँ पे जो DPP में जो हम जिस रेट पे हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो रेट भी क्या J1 है ना कि J2, है ना। ये चीज देख पा रहे हैं हम कि जिस रेट पर हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो रेट क्या है, J1 नॉट J2। ऐसा क्यों, क्योंकि आप अगर वैसे सोचो जो लाइन मैंने आपको लिखवाई है, इट विल डिपेंड अपॉन J1 कि कितने टाइम में मेरा एक तरीके से जो बोरोइंग है वो खत्म हो करके या उसकी लायबिलिटी खत्म हो करके एक तरीके से मैं प्रॉफिट की पोजीशन में मूव कर पाऊंगा। वो डिपेंड करेगा मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, सेकेंडली आप ये सोचो कि जिस टाइम तक हम क्या बोल रहे हैं, DPP एक वो टाइम है जहां तक क्या है आपकी फंड वैल्यू हमेशा नेगेटिव रही है। तो जो उस टाइम, ऐसा नहीं कि इनफ्लोज नहीं आ रहा, ऑफकोर्स इनफ्लोज आ रहे तभी तो आप कुछ ना कुछ चुका करके आप जीरो पे पहुंच पा रहे होगे, आप ब्रेक इवन कर पा रहे होगे, पर जो कैश फ्लोज आ रहे हैं वो डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। डोमिनेट क्या कर रहे हैं आपके आउटफ्लोज, कि जो खर्चा हुआ है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है आपका उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर खर्चा ज्यादा डोमिनेट कर रहा है तो एनीवेज हर टाइम पे आपकी फंड वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। DPP है ही वो टाइम, भाई अगर ये DPP है तो ये वो टाइम है जहां पे आपकी जो AV है वो फर्स्ट टाइम क्या हुई है आपकी, आप ऐसा बोल सकते हो नॉन नेगेटिव हुई है। तो इस पूरे टाइम पर जो आपकी AV है वो तो नेगेटिव ही रही होगी, AV नेगेटिव रही होगी, मतलब हमेशा आप शॉर्टफॉल में रहे होगे, है ना। हमेशा आप शॉर्ट ऑफ फंड्स रहे होगे। शॉर्ट ऑफ फंड्स का मतलब क्या है कि आपके पास आ कम रहा है, आप पे आउट ज्यादा कर रहे होगे, आप एक तरीके से पैसा चुका ही रहे हो। यहाँ पर कोई एडिशनल पैसा तो आपके पास आ नहीं रहा है, कोई एक्सेस फंड आपके पास बच नहीं रहा है जो आप इन्वेस्ट करके कमा पाओगे, है ना। यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी एक्सेस फंड जिसमें आप एक्चुअली कमा पाओगे। यहाँ पे वैल्यूज क्या चल रही है, नेगेटिव ही चल रही है, तो मतलब आप लोन ही पे आउट कर रहे हो, आप पैसा पे आउट ही कर रहे हो। तो पे आउट आप किस रेट पे करते हो, ऑफ कोर्स J1 पे करते हो, क्या कर दो, J1 पे करते हो। यहां पर ये वो टाइम है जब एक्चुअली कुछ पैसा आपके पास बचना शुरू हो गया है, अब कुछ पॉजिटिव पैसा आपको अपने प्रोजेक्ट में, अपने फंड में दिखाई दे रहा है
है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो अब इसके बाद जो पैसा आएगा या यहाँ पर जो पैसा बचा है अब आपके पास, उन सब पे आप क्या अर्न करोगे, अपना जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रेट है आप वो अर्न करने वाले हो। बट उस टाइम तक तो जो भी कैश फ्लो होगा वो क्या J1 पे ही चल रहा होगा। आई होप आई एम क्लियर, है ना। अगर मैं क्लियर हूं तो मैं आपको एक क्वेश्चन बनाने को दे रहा हूं, तो आप जरूर बना पाएंगे, मेरे को पूरा यकीन है। ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनानी है आपको, ठीक है। चलिए बनाइए। ठीक है, चलो आपको क्या बोला हुआ है, T1 T2 अप टू सो ऑन T7 T8 T9 T10, ये आपके टाइम पीरियड बोले हुए हैं। CT1 CT2 ये कैश फ्लोज बताए हुए हैं, CT7 CT8 CT9 CT10 ये सारे कैश फ्लोज बताए हुए हैं। फिर आपको ये बताया हुआ है कि T7 जो है वो है आपका DPP, ये है आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, और आपसे बोला हुआ है कि आपको फाइंड करना है एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दैट हैज कैश फ्लोज एट ये किस टाइम पर, अच्छा टाइम T10 तक चल रहा है, तो आपको T10 पे बेसिकली फाइंड करना है ना। और बोरोइंग रेट आपको बताया हुआ है J है, और जो इन्वेस्ट करके जो एक्सेस फंड जो आप इन्वेस्ट करके कमा पाते हो वो आपका I है, ठीक है ना। J आपका बोरोइंग रेट है और I आपका इन्वेस्टमेंट रेट है जो आप कमा पाते हो, ये आपको बताया हुआ है। आपको बेसिकली AVT10 ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अगर T7 आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है, अगर T7 आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है, तो यहां तक तो सारे के सारे कैश आपकी जो AV रही होगी वो क्या रही होगी, नेगेटिव रही होगी। देखो कॉन्सेप्चुअली जाओ इस चीज को, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, बोरोइंग रेट का J। इस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट चलेगा किसी भी कैश फ्लो में, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता, रेट का चलेगा J, बिकॉज जो पैसा आ रहा है वो भी चुकाने में ही जा रहा है और फिर भी आपका खाना पूर्ति नहीं हो पा रही है। और इसके बाद जो इंटरेस्ट रेट चलेगा वो क्या है आपका, क्योंकि आई क्यों चलेगा, बिकॉज ये वो टाइम है जब आप ब्रेक इवन कर चुके होगे, आप नेगेटिव से नॉन नेगेटिव में आ चुके होगे, कुछ पैसा आपके पास बचने लगा होगा, तो जो बचने लगेगा पैसा उस पर आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ अर्न करने वाले हो। तो किस रेट से अर्न करते हो, आई रेट से अर्न करते हो। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए, आपको चाहिए AVA T10, सबसे पहले हमें ये चाहिए कि T7 पर जो एक्सेस जो प्रीवियस फंड्स हैं लोन चुका करके कुछ करके टाइम T7 पे एक्चुअली क्या वैल्यू है। सपोज मान लो अगर यहाँ पर 10,000 का लोन था, फिर 5,000 का और कैश फ्लो था, मैंने 4,000 कमाए, कुछ और कमाए, ऐसे करते करते T7 तक आते आते पहली बार अगर DPP तो फर्स्ट टाइम क्या यहाँ पे नॉन नेगेटिव होगा। सपोज यहाँ पे मेरे पास पहली बार वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, मेरे पास 500 रुपए अब मेरे अकाउंट में बच रहे हैं, तो 500 रुपए जो बचेंगे यहाँ पर उसको भी क्या एक्यूमुलेट करना है, और जो फ्यूचर में पैसा आने वाला है कोई भी नेगेटिव कैश फ्लो नहीं है तो वो भी मुझे क्या एक्यूमुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टाइम T7 पे व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे भाई, प्रीवियस जो भी कैश फ्लो है सबको टाइम T7 पर आपको क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है। तो हम बोलेंगे CTK 1 प्लस किस रेट से, J T7 माइनस TK, और K आपका जाएगा 1 से लेके 7, है ना। K क्या है, K कैन बी 1
2, 3 अप टू 7, तो CT1, CT2, CT3 है ना, T7 माइनस T1, T7 माइनस T2, तो 7 तक जितने भी कैश फ्लोज हैं इंक्लूडिंग 7 का कैश फ्लो मैंने क्या किया, उसको सब सब टाइम T7 पे एक्यूमुलेट कर दिया। सो दिस इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एट टाइम T7 है ना, दिस विल बी डेफिनेटली बी नॉन नेगेटिव। तो मैंने कहा टाइम T10 पे मेरे पास एक्चुअली कितना प्रॉफिट होगा जो मुझे फाइंड करना है। मैंने कहा देखो टाइम T7 पे तो पहली बार पॉजिटिव हुआ था या नॉन नेगेटिव हुआ था, तो उसकी वैल्यू इतनी थी, ये जो 500 रुपए हैं ये वो हैं, ये मेरे आई रेट से, अब आई रेट से क्योंकि अब मैं कमाऊंगा इस पे है ना, T10 तक एक्यूमुलेट होंगे, तो T10 माइनस T7 प्लस T8, T9 और T10 पर भी तो कैश फ्लो आ रहे हैं ना, और वो तो क्या अर्न करेंगे आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनको भी मुझे क्या टाइम T10 पे एक्यूमुलेट करना होगा, प्लस CTK आपका 1 प्लस I T10 माइनस TK कितने टाइम पीरियड तक, T10 माइनस T8, T10 माइनस T9 है ना, और K जा रहा है आपका कहां से 8 से लेके 10 तक। सो दिस विल बी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ माई प्रॉफिट एट टाइम T10। क्लियर? चलो इसको नोट करो, फिर और क्वेश्चन करते हैं डीपी पे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, बोले द बिजनेस प्लान फॉर अ न्यू कंपनी that has obtained a 5-year lease for operating a local bus service is shown in the table below। एक कंपनी का नया बिजनेस प्लान है जिसने क्या कर लिया कि एक लोकल बस सर्विस है उसको 5 साल तक ऑपरेट करने के लिए उसने लीज ले लिए। आइटम्स मार्क विद इन एस्ट्रिक रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूअस कैश फ्लोज। बोला जहां जहां पर एस्ट्रिक लगा हुआ है मतलब ये फेयर्स फ्रॉम पैसेंजर्स, स्टाफ कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सब कंटिन्यूअसली पे होते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको दी हुई है। क्या क्या कैश फ्लोज हो रहे हैं भाई, इमीडिएटली टाइमिंग पे मतलब टाइम 0 पर -250 और थाउजेंड्स में तो -250,000 का इनिशियल सेटअप कॉस्ट हुई है। उसके बाद क्या, फीस फ्रॉम एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, 1 महीने बाद ये कुछ पैसा आपके पास आ गया है भाई। वो चलती है ना बसेस में एडवर्टाइजमेंट चलते हैं आपका है ना, केजरीवाल, मोदी, तो वो सब जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं आपके उन सब का क्या है आपके पास है एडिशनली कैश फ्लो जो है 1 महीने के बाद आ गया है। उसके बाद परचेज ऑफ व्हीकल्स, 3 महीने के बाद कुछ और चीजें आपने परचेज की हैं उसमें 2000 का आपका और खर्चा हो गया है। 3 महीने के बाद से आपने क्या कर लिया, एक तरीके से आपके पास आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है अब सही से, अब आपके पास पैसा आना शुरू हो गया है। तो 1000 पर एनम विच इज अगेन पेएबल कंटिन्यूअसली के रेट से क्या आपके पास पैसेंजर से फेयर आना स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप बस चल रही है आपकी तो आपकी स्टाफ कॉस्ट भी होगी, कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होगी, तो वो भी क्या 400 पर एनम की आपकी 3 महीने से ही आपकी स्टाफ कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी चलने लग गई है। उसके बाद रीसेल वैल्यू ऑफ एसेट की 5 साल के बाद 500 में आप क्या उसको रीसेल भी कर लोगे। तो आपको बोला डिटरमाइन द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फॉर दिस प्रोजेक्ट अज्यूमिंग दैट इट विल बी फाइनेंस्ड बाय अ लोन बेस्ड ऑन इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, ठीक है ना, एंड दैट द लोन कैन बी रीपेड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर रीपे कर सकते हो। तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो मेथड्स हमने डेवलप किए हैं उसका मतलब ये हो कि ऑटोमेटिकली रीपे आपका हो रहा होता है, तभी तो ब्रेक इवन आता है। जहां पे नहीं हो रहा होता है वहां पे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से काम करते हैं, ठीक है ना। चलो इसकी टाइमलाइन बना लें। तो टाइम 0 पे तो 200 का खर्चा था या 250 का था, 250 का था, 1 महीने पे 200 का था। 1 महीने में 200 का पैसा आया था आपके पास 250।
200 का, ठीक है। 3 महीने पे माइनस 2000 का खर्चा है, 3 महीने पे, है ना, 1/12 कर लेता हूँ, और 3 महीने पे माइनस 2000 का खर्चा, ये तो लमसम था आपका, प्लस इसी टाइम से 1000 पर एनम पेबल कंटिन्यूसली का फेयर भी आना स्टार्ट हो गया है, और माइनस 400 पर एनम पेबल कंटिन्यूसली के हिसाब से आपकी स्टाफ कॉस्ट भी आपकी आने लग गई हैं। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि टाइम 3 से जो है जो नेट पेबल कंटिन्यूसली है वो कितना है आपका 600 पर एनम, मैं नेट लिख देता हूँ ऊपर कि 600 पर एनम पेबल कंटिन्यूसली के हिसाब से मेरे पास कैश फ्लोस आ रहे होंगे। क्लियर है चीज? चलिए ठीक है। तो आपको ये बोला उसकी डीपीपी आपको फाइंड करनी है। बेटा ये तो कोई बड़ी बात समझने में नहीं होगी कि इसकी डीपीपी 3 महीने के बाद ही आएगी। सपोज मैं कोई टाइम टी बोल रहा हूँ, इसकी डीपीपी टाइम टी जो है 3 महीने के बाद ही आया होगा। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि 3 महीने से पहले अगर आप देखो तो टाइम 0 पे तो 250 का खर्चा ही है। अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं भी लगाऊं अभी, है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं अगर छोड़ भी दूं अभी के लिए, तो टाइम 0 पे तो माइनस 250 का खर्चा है। टाइम 1/12 पे 200 आपके पास आ रहे हैं, तो वो पुराना खर्चा ही पूरा नहीं कर पाए, और आ रहे हैं 1 महीने बाद, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से तो वैसे नहीं कर पाए होंगे। उसके बाद 3 महीने के बाद जो खर्चा माइनस 2000 है, और तब से आपकी एक्चुअल इनकम आना स्टार्ट हुई है 1000 पर एनम। तो 3 महीने के बाद से एक्चुअल सही मायनों में आपके पास क्या पैसा आना स्टार्ट हुआ है। तो 3 महीने से पहले तो कभी भी उतना पैसा तो आपके पास नहीं आया होगा कि आप जो है अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पाए होंगे, और आपकी जो एवी है या आपकी जो फंड वैल्यू है उस टाइम पे वो नॉन नेगेटिव हो पाई होगी। तो जब 3 महीने के बाद से जब फेयर आना स्टार्ट हुए, तो पक्की बात है उसी के बाद आपके पास किसी टाइम पर सफिशिएंट कितना पैसा आया होगा कि आपके पास इतना पैसा आ गया होगा कि आप क्या है अपना लोन, अपनी कॉस्ट सब कुछ चुका पा रहे होगे, और आपकी जो फंड वैल्यू है या जो आपकी एवी है उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो क्या बन गई होगी, नॉन नेगेटिव बन गई होगी। तो मैंने कहा टाइम टी तो यहाँ पे आया है, तो मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा देखो ये तो पक्का है कि डीपीपी जो 3 महीने के बाद आया है ना, मुझे सबसे छोटा टी, मतलब एक ऐसा टी ढूंढना है मुझे जहां पर, है ना, जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ टाइम टी है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव, है ना। मुझे इसके लिए इक्वेशन लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, सबकी एवी की इक्वेशन लिख दूंगा एट टाइम टी के लिए। तो एवी की इक्वेशन टाइम टी पे क्या होगी भाई, माइनस 250 ये एक्यूमुलेट होगा आपका टी रेट पे, सॉरी आपका टी टाइम तक। इंटरेस्ट रेट क्या दिया हुआ है हमें, 10% दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 1.10 ये टाइम टी तक एक्यूमुलेट हुआ, प्लस 1 महीने बाद 200 की इनकम आएगी, तो 200 आपका एक्यूमुलेट होगा 1.10 टी माइनस 1/12 टाइम तक, है ना। 1/12 से टी पे जाना है। वैसे ही माइनस 2000 एक्यूमुलेट होगा टी माइनस 3/12 टाइम तक। अब प्लस इस महीने से 600 पर एनम का नेट कैश फ्लो मेरे पास आना स्टार्ट हुआ। आप चाहे तो ये लिख लो कि 1000 पर एनम की इनकम आ रही है, माइनस 400 पर एनम की कॉस्ट हो रहा है, पर सिंस पेबल कंटिन्यूअसली एक ही टाइम फ्रेम पर दोनों काम करें तो एक साथ आप 600 भी ले सकते हो। 1000 माइनस 400 नेट में कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। तो उन 600 की आपको एबी चाहिए किस टाइम पे, टाइम टी पे चाहिए, जो आपका 3/12 से स्टार्ट हो रहा है। तो एक्चुअली कितने टाइम तक कैश फ्लो हुए हैं, 600, है ना। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब एस, कंटिन्यूअस कैश फ्लो से मतलब एनटी की फॉर्म में कितने टाइम पीरियड तक, टी माइनस 3/12, है ना। टी पर चाहिए, पर स्टार्ट कब से, 3/12, तो ये टाइम पीरियड कितना है आपका, टी माइनस 3/12, है ना। और पेबल कंटिन्यूअसली है तो ऊपर बार लगा देंगे, है ना। ये हो गई मेरा एवी एट टाइम टी। दिस शुड बी नॉन नेगेटिव, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इसको ना इक्वल टू पे सॉल्व कर लेते हैं। वी सॉल्व एवी ऑफ टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप अगर टी को वो मान रहे हो, आप अपने डीपीपी वो मान रहे हो सबसे छोटा पीरियड ऑफ टाइम जहां पर वैल्यू क्या है आपकी नॉन नेगेटिव रही होगी, तो अगर एवी एट टी 0 रहा है तो इससे पहले वाले टी में पक्की बात है ना, बिफोर टी एवी क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, एंड आफ्टर टी क्या रहा होगा, एवी आपका पॉजिटिव रहा होगा। तो एक तरीके से वी आर फाइंडिंग अ पोजीशन ऑफ ब्रेक इवन, है ना। तो एक ही बात है, नॉन नेगेटिव हो।
आप चाहे तो इनइक्वालिटी सॉल्व करो, चाहे तो इक्वलिटी सॉल्व करो, बात एक ही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्लियर है चीज। चलिए मैंने कहा इसको और सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैंने 1.10 की पावर t बाहर कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा -250 प्लस 200 इंटू 1.10 की पावर -1/12 माइनस 2000 इंटू 1.10 की पावर -3/12, ठीक है ना, एंड 600 s बार t -3/12। इस पूरे को हमें 0 के इक्वल इक्वेट करना है, क्लियर। अच्छा, एक चीज आई होप आपको याद होगी कि s बार n क्या होता है, 1 प्लस आई होल पावर n a बार n। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि s बार t -3/12 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस आई t -3/12 a बार t -3/12, क्लियर है। तो इसको अगर मैंने ये लिख लिया, तो उसमें से भी अगर मैंने 1.10 की पावर t कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, -250 प्लस 200 इंटू 1.10 माइनस 1/12 माइनस 2000 इंटू 1.10 की पावर -3/12 प्लस 600 इंटू 1.10 की पावर -3/12 a बार t -3/12। ये क्वेश्चन बच जाएगी आपकी। हम क्या बोल रहे हैं कि इन दो नंबर का प्रोडक्ट्स क्या है, 0 के बराबर है। तो ये तो क्या है, दिस कैन नॉट बी 0, 1.10 की पावर t कैन नॉट बी 0। तो जो 0 होगा वो क्या होगा, ये नंबर। तो इसको, ये जितना भी कैश फ्लो उसको मैं राइट हैंड साइड ले गया, तो यहाँ बचेगा 600 इंटू 1.10 की पावर -3/12 a बार t -3/12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 250 माइनस 200 इंटू 1.10 की पावर -1/12 प्लस 2000 इंटू 1.10 की पावर -3/12। अब सिंस आई डोंट हैव एनी कैलकुलेटर विथ मी राइट नाउ, आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, है ना। a बार t -3/12 क्या होगा, दिस विल 1 माइनस 1.10 माइनस t -3/12 डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा क्या होगा, लॉग ऑफ 1.10। तो पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है आपका, वो है t। तो उसको सॉल्व करके आप क्या फाइंड कर लोगे, आप t फाइंड कर लोगे, है ना। जहां तक मेरा ख्याल है t जो आएगा आपका, वो आएगा 4.39। इस पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, आपका t आएगा, दैट t विल बी 4.39। अच्छा, t आपका 4.39 आया है, तो हम बोलेंगे हमारा जो dpp है दैट विल बी 4.39 ईयर्स। कि 4.39 ईयर्स में हमारे पास क्या है, ब्रेक इवन की पोजीशन आ जाएगी, या दिस विल बी द टाइम व्हेन आवर कैश फ्लो विल बी नॉन नेगेटिव, क्लियर है। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उस चीज पे ध्यान देना। यहां पर जो कैश फ्लोज हो रहे हैं, मतलब जो इनकम आपके पास आ रही है, मेनली जो इनकम आपके पास आ रही है वो कैसे आ रही है, कंटिन्यूसली आ रही है ना। इनकम आपके पास आ रही है कंटिन्यूसली। मान लो अगर इनकम आपके पास आ रही होती, लेट्स से हाफ ईयरली, सपोज अगर इनकम आपके पास आ रही होती हाफ ईयरली, और ये टी की वैल्यू आती है आपकी सेम 4.39 ईयर्स, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि टीपीपी आपका 4.39 नहीं होता। क्यों नहीं होता समझते हैं। टी 4.39 के होने का मतलब क्या है, देखो ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये बस मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का अपना खुद का दिमाग नहीं है। मैथमेटिक्स में अपने इक्वेशन है उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने फॉर्मूलाज हैं, वो जिसके हिसाब से काम करेगा। देयर इज अ प्रिंसिपल इन मैथमेटिक्स कॉल्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कूड़ा डालोगे आपको कूड़ा बाहर मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसको रेक्टिफाई कर सकता है, जो आप लिखोगे उसके हिसाब से वो आपको बता करके दे देगा। तो उसका खुद का दिमाग नहीं है। आपने कहा टी एक टाइम है जहां पे क्या ब्रेक इवन हो जाना चाहिए, तो उसने टी बता दिया 4.39, ठीक है।
अभी मैंने कहा डीपीपी 4.39 ही है, वो क्यों है बताता हूं अभी। और मैंने कहा अगर हाफ ईयरली अगर पेमेंट्स आ रही होती, फॉर एग्जांपल इनकम आपके पास हाफ ईयरली आ रही होती, तो डीपीपी 4.39 नहीं होती। वो भी क्यों नहीं होती समझते हैं। देखो अगर उसने कहा है कि 4.39 एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर एवी आपका 0 के बराबर हुआ, यहां पर एवी क्या है 0 के बराबर आपका हुआ होगा, तो पक्की बात है इससे पहले जो टाइम 4 होगा वहां पर एवी 0 के बराबर नहीं हुआ होगा। इस टाइम पर जो एवी रहा होगा वो क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, है ना। और इसके बाद जो आने वाला टाइम है उस पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। यहाँ पर पॉजिटिव होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी ऐसा पॉजिटिव रहा होगा। आपके पास जो कैश फ्लोज आते हैं, जो इनकम आती है वो कैसे आती है, हाफ ईयरली आती है। हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 0.5 पे आएगी, फिर 1 पे आएगी, 1.5 पे आएगी, है ना। हर हाफ ईयर में पैसा आ रहा है। तो ऐसी क्या टाइम 4 पर आपके पास इनकम आ रही होगी कुछ, और नेक्स्ट इनकम कब आएगी आपकी, 4.5 पे आएगी इनकम। नेक्स्ट इनकम कब आएगी, 4.5 पे आएगी। तो अगर एवी एट 4 नेगेटिव रहा है, इसका मतलब टाइम 4 पे जो इनकम आई थी उससे आप अपने सारी की सारी जो भी लाइबिलिटीज हैं या जो भी आपके नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, उनकी इंटरेस्ट वैल्यू है, एक्यूमुलेटेड है, कुछ भी है, उसको आप पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए, आप रिकवर नहीं कर पाए वहां तक। 4 की भी इनकम आपकी एग्जॉस्ट हो गई, पर तब भी क्या है, पॉजिटिव साइड पे नहीं आ पाए अपने फंड्स में। तो अब नेक्स्ट आप पॉजिटिव साइड पे कब आ सकते हो, जब आपके पास अगली इनकम आएगी। उससे पहले तो नहीं आ सकते ना। भाई मेरे पास अगर अभी 500 रुपए बचे हैं उधार के, भाई आपने लोन लिया है ना, लोन लिया है आपने, आपकी सैलरी है लेट्स से हर मंथ के एंड पर आती है। मैंने कहा मान लो ये आपका 4th मंथ है, ये आपका 5th मंथ है, आपकी सैलरी है 50,000। 4 मंथ की सैलरी जब 50,000 आई उस महीने के एंड पे, तो आपने इस पैसे से लोन को चुकाने का ट्राई किया, ऑलमोस्ट लोन सारा का सारा चुक गया है, बट अभी भी सिर्फ 1200 का लोन बचा है आपके पास, है ना। अभी भी 1200 का लोन बचा है आपके पास। तो आपने तो क्या कुछ ना कुछ कैलकुलेशन किया, आपने कहा अरे इस लोन की इंटरेस्ट वैल्यू लेट्स से 4 महीना 10 दिन के बाद जो है 1280 बन जाएगी, ठीक है ना। तो आपने अपने बॉस से आप ऐसा बोला कि सर एक काम करो, मेरी सैलरी बाद में दे देना, बस 1280 आप पहले दे दो मुझे, ताकि मैं अपना लोन चुका लूं बीच में। तो आपके बॉस ने कहा नहीं, भूल जाओ, अगर इतना वेट कर लिया तो 1 महीने को और वेट करो, सैलरी तो क्या उस मंथ के एंड पर ही आएगी। तो एक्चुअली आप इस लोन को चुका कब पाओगे, जब आपके पास 5th मंथ की सैलरी आएगी। चाहे चुकाना आपको बहुत कम ही पड़े, चाहे वो अमाउंट बहुत छोटा है, बट वो चुका कब पाओगे, जब नेक्स्ट पैसा आपके पास आएगा। वैसे ही मैंने कहा अगर आपके पास जो इनकम आती है हाफ ईयरली आती है, माना कि, और 4th ईयर के एंड पर आपकी फंड वैल्यू नेगेटिव है, आप सब कुछ नहीं चुका पाए, पॉजिटिव में नहीं आ पाए, तो अब आप एक्चुअली पॉजिटिव में आ कब पाओगे, जब नेक्स्ट पैसा आपके पास आएगा, जब नेक्स्ट इनकम आपके पास आएगी। जब आपके पास नेक्स्ट पैसा ही इनकम ही 4.5 पर आने वाली है, तो उससे पहले क्या 4.39 पर आप कुछ पैसा दे करके अपना लोन चुका पा रहे होगे? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, है ना। तो इवन तो इक्वेशन से आई है 4.39, पर 4.39 पे कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा, आपके पास कोई पैसा नहीं आ रहा आपके पास जिसके आप चुका पाओगे। पैसा कब आ रहा है, पैसा आ रहा है 4.5 पर। तो जब पैसा 4.5 पर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसी टाइम पर पैसा दे करके जो बचा हुआ पैसा है वो चुकाओगे, और आपकी फंड वैल्यू कब आए, क्या होगी आपकी, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, तभी हो पाएगी। क्लियर है चीज। तो उस केस में आप डीपीपी क्या बोलोगे कि माय डीपीपी इज 4.5 years, my DPP is 4.5 years। वैसे ही मान लो कि अगर लेट्स से आपके पास हर साल पैसे आ रहे होते, है ना, अगर आपके पास लेट्स से एनुअल इनकम आ रही होती, और यहां पर टी क्या आ रहा था 4.39, तो आप बोलते भाई हर साल के एंड पर मेरे पास पैसा आता है, तो एक तो 4 पर आएगा, उसके बाद कब आएगा, 5 पर आएगा। तो अगर टी मेरा 4.39 आ रहा है, इसका मतलब 4.39 तक, तो इससे पहले तो मैं पैसा नहीं चुका पाया हूँ। जो 4 पे मेरे पास इनकम आई होगी उस पर मेरी एवी एट 4 नेगेटिव ही रहा होगा। तो अब एक्चुअली पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव होने के चांसेस कब आएंगे, जब मेरे पास अगला पैसा आएगा। वो कब आता है, टाइम 5 पर आता है। तो एक्चुअली टाइम 5 पर माय फंड वैल्यू विल बी नॉन नेगेटिव। तो आप क्या बोलोगे, माय डीपीपी इज 5 years,
गेटिंग माय पॉइंट? आपको ये ध्यान रखना है टी की वैल्यू तो आ गई, पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली उसके बाद मेरा कैश फ्लो कब आने वाला है, ताकि मैं अपना ये देख सकूं कि एक्चुअली मेरे हिसाब से किस टाइम पर जो फंड वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव होगी। अच्छा, फिर यहां पर अगर 4.39 आया था तो मैंने इसको 4.39 क्यों मान लिया? बिकॉज पैसा कंटिन्यूसली आ रहा है, वो बताया हुआ है 4 से 5 है ना, 4 से 5 का ये टाइम है। 600 पर एनम, 600 पूरे साल में आता है, पर पेबल कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली इसमें पैसा आता ही रहता है। तो अगर 4.39 बोल रहा है तो इसका मतलब 4.39 पर भी क्या है, कैश फ्लो आ रहा होगा, कुछ ना कुछ पैसा आपके पास आ रहा होगा। तो उस टाइम पर, क्योंकि 4.39 पर भी कैश फ्लो होता है, पैसा आपके पास आता है, तो अगर 4.39 में ब्रेक इवन है तो उस टाइम पर पैसा दे करके क्या है, आप डीपीपी को 4.39 मानोगे। क्लियर है चीज, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि डीपीपी में किस तरीके से आपको करना चाहिए। ओके, एक चीज और भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम एवी एट टाइम टी को नॉन नेगेटिव रख रहे हैं या फिर एवी एट टाइम टी को 0 को इक्वल करके सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, एवी होता क्या है आपका, एवी एट टाइम टी क्या होगा आपका, दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू अप टू टी, या फिर एनपीवी अप टू टी इंटू 1 प्लस आई होल पावर टी, यही होगा। हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर रहे हैं या फिर नॉन नेगेटिव के इक्वल इक्वेट कर रहे हैं। अब ये चीज तो 0 नहीं हो सकती, तो 0 क्या हो रही होगी एक्चुअली, एनपीवी अप टू टी। कहने का मतलब क्या है, आप चाहो तो डीपीपी ऐसे भी निकाल सकते हो, एनपीवी अप टू टी को 0 के इक्वल इक्वेट करके या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू के इक्वल इक्वेट करके। एनपीवी से क्या है, क्वेश्चन थोड़ी सी और इजी बन जाती है। जैसे कि आप देखो टाइम 0 का जो कैश फ्लो है, वो टाइम 0 पे आपको उससे कोई मल्टीप्लाई प्लस करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने का कैश फ्लो, उसको 1 महीने पीछे लाना है, ना कि टी माइनस सम 1 महीना आपको एक्यूमुलेट करना है। तो आप चाहो, अगर आपको डीपीपी के लिए अगर इक्वेशन लिखनी है तो एवी के टर्म्स में छोड़ करके आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एनपीवी अप टू टी, बस ये बात ध्यान रखना कि जो टाइम टी है उस टाइम टी तक के कैश फ्लोज आपको कंसीडर करने हैं, इज इक्वल टू 0 या फिर नॉन नेगेटिव। इस तरीके से कंसीडर करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। एनपीवी के टर्म्स में इक्वेशन हमेशा क्या है, थोड़ी सी इजी बनती है। क्लियर है चीज? अगर क्लियर है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, इसको आप करो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा है, a speculator borrows 50,000 pounds at an interest rate of 8% per annum to finance a project that is expected to generate 7,500 pounds at the end of each year for the next 15 years. Calculate the DPP for this investment. ठीक है ना।
टाइम 0 पे 50,000 उसने बोरो किए हैं और हर साल के एंड पे 7,500 की उसके पास इन्वेस्टमेंट इनकम उसके पास आने वाली है फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। ठीक है, तो हमें ये देखना है, हमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें आपको वो कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं कि कहाँ तक आ रही है, कहाँ पे आ रही होगी इनकम, कितने टाइम पीरियड के बाद आएगा डीपीपी, वो सब सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 7500 क्या है आपके टाइम टी तक आने वाला है। देखो मैं बताता हूँ, तो सपोज अगर मुझे एवी के टर्म्स में लिखनी है अगर इक्वेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, एवी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। सपोज मैंने कोई भी टाइम टी मान लिया जिस टाइम तक आ रहा है, तो माइनस 50,000 इंटू 1 प्लस आई टी, है ना, टाइम 0 के कैश फ्लो को वहां तक एक्यूमुलेट कर दिया, प्लस 7500 की एन्युटी, इसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो जैसे आपने एन्युटी एट टाइम टी, इसको एवी आपने टाइम टी पे लिखा, तो ऑटोमेटिकली इसको जरूरत नहीं है, अगर वो फर्स्ट ईयर पे के आसपास आ रहा हो तो वो उसके हिसाब से टी की वैल्यू आ जाएगी, टाइम 2 के बाद आ रहा हो तो टाइम 2 के बाद आ जाएगी, है ना। तो आपको वो सोचने की जरूरत नहीं कि कहां पर आया कहां पर नहीं आया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों रिक्वायरमेंट थी मैं आपको बताता हूँ, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि तो तब क्या जरूरत पड़ गई थी, उसमें भी तो एन्युटी चल रही थी। देखो टी उस केस में डिपेंड करता था कि कहां पर आ रहा है। अगर सपोज टी यहां कहीं पर आ रहा होता, यहां कहीं पर, तो बाकी जो आगे आने वाले कैश फ्लोज उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, है ना, मतलब पॉसिबल नहीं था, पर एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूं। अगर यहां पर टी आपका आ रहा होता तो केवल यहीं तक के कैश फ्लोज कंसीडर होते, अगर यहां कहीं पर टाइम टी पे आ रहा है तो यहां तक के आपके कैश फ्लोज कंसीडर होंगे, है ना, तो वो हमें कंसीडर करना था। यहां पर तो क्या है कि आपकी इनकम ही जो है आपकी टाइम 1 के बाद, आपकी टाइम 1 से स्टार्ट हुई, तो वो तो हमें पता है कि टाइम 1 के बाद ही आएगा ऑफ कोर्स, है ना, पर हमें ये पता है कि 7500 हर साल के एंड पर आ रहा है। तो यहाँ पर टी जो है ये भी बता रहा है कि कितने साल, और टी ये भी बता रहा है कितने नंबर ऑफ पेमेंट्स। ये चीज मैंने एन्युटीज में बताई हुई थी कि अगर नंबर ऑफ इंटरेस्ट इंटरवल और पेमेंट इंटरवल, अगर इंटरेस्ट इंटरवल और पेमेंट इंटरवल दोनों सेम है आपके, तो चाहे आप नंबर ऑफ इंटरेस्ट इंटरवल्स बोल लो, चाहे नंबर ऑफ पेमेंट्स बोल लो, बात एक ही है। अगर पेमेंट भी आपकी सालाना हो रही है, एनुअल हो रही है, और इंटरेस्ट भी क्या आपका साल के हिसाब से लग रहा है, तो चाहे 10 साल तक इंटरेस्ट दिया या 10 साल तक आपने पेमेंट की या 10 पेमेंट की, दोनों बातें क्या है, एक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एवी के टर्म्स में हो गया। सपोज अगर यही मुझे, अगर जो अभी हमने सीखा एनपीवी अप टू टी, एनपीवी अप टू टी इज इक्वल टू 0, हमें अगर वो लिखना था, तो एनपीवी हम क्या करते, टाइम 0 पे माइनस 50,000, इसकी एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 विल बी ये ओनली, प्लस 7500 की प्रेजेंट वैल्यू सपोज किसी टाइम टी तक इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आप देखो इन लोगों ने नॉन नेगेटिव से किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो टी की जो वैल्यू आपके पास आई है, लेट्स से एट द एंड ऑफ ईच ईयर, है ना, जो टी की वैल्यू आपके पास इसको सॉल्व करने में आएगी, वो आएगी लेट्स से 9.9, वो आएगी टी की वैल्यू आएगी 9.9, है ना। आप इसको सॉल्व करोगे जब, इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ 8%। अब पेमेंट्स या इनकम जो आपके पास आ रही है वो कैसे आ रही है, हर साल के एंड पर आ रही है, तो एक 9 पर आई होगी, एक 10 पर आई होगी, ठीक है ना। यहां पर आपके पास आएंगे 7500, यहां पर आपके पास आएंगे 7500। तो अगर यहां पे टी आपका आ रहा है 9.9, टी आपका आ रहा है अगर 9.9, तो आप क्या बोलोगे कि भाई 9 तक तो पक्की बात है, भी ब्रेक इवन नहीं आया होगा, है ना। कब आ रहा है, 9.9 पर आ रहा है ना, उस इक्वेशन के हिसाब से 9.9 पर आ रहा है, पर 9.9 पर तो मेरे पास कोई भी कैश फ्लो नहीं आ रहा है ना। अगर 9 पे ब्रेक इवन नहीं हुआ मेरे लिए, तो नेक्स्ट ब्रेक इवन कब होगा, 10 पर होगा, जब टाइम 10 की इनकम मेरे पास आएगी। तो एक्चुअली जो मेरा डीपीपी है वो क्या होगा, वो होगा ऑफ 10 ईयर्स। क्लियर है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई 9 पेमेंट्स पर तो मेरा डीपीपी नहीं आया, बिकॉज इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इंटरवल, पेमेंट इंटरवल दोनों सेम है, तो नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड इज एज सेम एज नंबर ऑफ पेमेंट्स, है ना। कि 9 पेमेंट्स पे तो मेरे पास क्या है, ब्रेक इवन नहीं आया, मेरा डीपीपी नहीं आया, आई विल रिक्वायर 10th पेमेंट, है ना, टू हैव माय ब्रेक इवन। तो 10th पेमेंट कब आएगी, 10th ईयर के एंड पर आएगी। क्लियर है चीज। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके मान लो, अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करके मैं अगर मान लो ये बोल दूं कि जो पेमेंट्स हो रही हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर नहीं, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर हो रही हैं। पेमेंट जो हो रही है वो हो रही है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो क्वेश्चन क्या बनेगी, -50,000 प्लस 7,500 ए ड्यू टी इज इक्वल टू 0।
ये हो जाएगा आपका। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास t शायद आएगा 8.84। इसको जब आप सॉल्व करोगे t आपका आएगा 8.84। अब देखो 8.84 का मतलब क्या है, अगेन पेमेंट पीरियड एंड इंटरेस्ट पीरियड आर सेम, तो हम बोल रहे हैं कि 8 पेमेंट्स विल नॉट ब्रिंग डीपीपी, है ना, 9th पेमेंट विल बी रिक्वायर्ड, है ना, 9th पेमेंट तो चाहिए होगी हमें, अगर हमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड चाहिए तो हम बोलेंगे 9th पेमेंट विल बी रिक्वायर्ड। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि 9th पेमेंट कब हो रही होगी, जब पेमेंट आपकी एडवांस पे होती है तो पहली पेमेंट कब हुई होगी 7500। ये कौन सी ईयर की पेमेंट थी, फर्स्ट ईयर की पेमेंट थी, है ना, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हुई। वैसे टाइम 1 पर जो पेमेंट हुई है 7500, ये कौन सी ईयर की पेमेंट है, सेकंड ईयर की पेमेंट है, बिगिनिंग पे हुई है। तो टाइम 0 पे हुई है फर्स्ट पेमेंट, टाइम 1 पर हुई है सेकंड पेमेंट, तो 9th पेमेंट कब हुई होगी, टाइम 8 पर, है ना, 9th पेमेंट कब हुई होगी, टाइम 8 पर। तो जब ये टाइम 8 की जब ये वाली पेमेंट आपके पास आ जाएगी, जब इनकम आपके पास आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, मेरा ब्रेक इवन, मेरा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आ जाएगा, तो डीपीपी विल बी व्हाट, 8 इयर्स। तो ये हमेशा अपने दिमाग में ये नहीं बनाना है कि जो भी नंबर आया 9.9 उससे ही बड़ा नंबर लिख दिया कि 10 लिख दिया, वरना ऐसा देख लिया हाफ ईयरली तो नेक्स्ट लिख दिया, मोस्टली केसेस में वही होगा। पर अगर बिगिनिंग हो रही है तो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब अलग अलग रूल्स आप बनाओ कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो वैसा होता है, उससे बड़े ही कॉन्सेप्ट समझ लो आप, है ना। हमें ये देखना है कि किस कैश फ्लो से, कौन से इनकम कैश फ्लो से एक्चुअली मेरा ब्रेक इवन आएगा, इक्वेशन के हिसाब से टी क्या है, मुझे कौन सी पेमेंट चाहिए, कौन से नंबर की पेमेंट चाहिए या कितने साल की पेमेंट चाहिए, तो वो पेमेंट एक्चुअली हो कब रही है, दैट टाइम विल बी माय डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। क्लियर है चीज, है ना। चलो इसमें एक चीज और लिखना, ठीक है, 2 पॉइंट्स करके लिखना, या मतलब एक नोट करके लिखना कि सपोज प्रोजेक्ट एंड्स एट कैपिटल टी, सपोज प्रोजेक्ट एंड्स एट कैपिटल टी, है ना। नाउ इफ ए कैपिटल टी इज नेगेटिव और इफ एनपीवी एट J1 is negative, then the project has no DPP, then the project has no DPP and is not profitable, then the project has no DPP and is not profitable। हम क्या बोल रहे हैं, अगर टाइम टी तक आपका प्रोजेक्ट जो है चलता है, सपोज किसी टाइम कैपिटल टी तक, उस टाइम तक की ही एक्यूमुलेटेड वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मतलब कभी फंड पॉजिटिव आपका बीच में नहीं रहा होगा, तो मतलब इसका तो कोई डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड रहा ही नहीं है। और पूरे फंड में अगर आप एनपीवी फाइंड करते हो @J1 बोरोइंग रेट, है ना, वो भी नेगेटिव आ रही है, तो उसका भी मतलब आपका सेम ही है। तो मतलब ऐसे प्रोजेक्ट की कोई भी डीपीपी नहीं है, मतलब देयर वाज नो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड फॉर दिस प्रोजेक्ट, मतलब कभी ब्रेक इवन की कंडीशन आ ही नहीं पाई होगी, तो ऑब्वियसली दिस प्रोजेक्ट इज नॉट प्रॉफिटेबल, तो हम क्या करेंगे, हम इसको परस्यू नहीं करेंगे। क्लियर है। अच्छा, फिर एक टॉपिक है आपका पेबैक पीरियड। अभी जो हमने पढ़ा था वो था डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, नाउ वी हैव पेबैक पीरियड। ठीक है, तो लिखना, इसमें लिखना, इफ इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड इन डीपीपी, इफ इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड इन डीपीपी, ब्रैकेट में लिखना J1 is equal to 0। If interest is ignored in DPP, that is J1 is equal to 0, then it is called payback period. Then it is called payback period. ठीक है, full stop। नेक्स्ट लाइन से लिखना, it is the earliest time at which the total value of the income received, it is the earliest time at which the total value of the income received to date is greater than or equal to the total value of the outgo, is greater than or equal to
द टोटल वैल्यू ऑफ द आउटगो टू डेट। पेबैक पीरियड क्या होता है? पेबैक पीरियड, अगर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में से आप अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी हटा दो, आप अगर इंटरेस्ट रेट हटा दो, तो जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो क्या होगा, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? पेबैक पीरियड। तो अगर इंटरेस्ट रेट आपने हटा दिया तो बेसिकली क्या है, डिफरेंट टाइम के कैश फ्लो के नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, जो जनरली हमारे अंकल ताऊ लोग चाचा लोग घर में बैठ के करते हैं ना। आज लाख रुपए दिए, अच्छा 50,000 रुपये दे दिए, चलो 50 ही बचे हैं एक साल के बाद, हाँ ठीक है, अच्छा 30 और आ गए, अच्छा अब 40 आ गए, तो अब हम फायदे में आ गए, है ना, वो वाली चीज़ है। अगर आप इंटरेस्ट पार्ट को अगर इग्नोर कर देते हो, जैसे यहाँ पर टाइम 0 पे 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में कॉस्ट आई, टाइम 1 पे आपके पास 50,000 की इनकम आ गई, आपने कहा अभी भी वैल्यू 50,000 है आपकी नेगेटिव में। टाइम 2 पे 30,000 और आ गए, आपने कहा लाख लगाए थे, अभी तक कितने आ गए? 80 आ गए, अभी भी क्या है? -20,000, अभी भी नेगेटिव में है, ठीक है ना। फिर टाइम 3 पे आपने 40,000 की इनकम और आपके पास आ गई, आपने कहा लाख लगाए थे, 120 आ गए हैं टोटल, तो अब हम 20,000 प्लस में है। तो ये वो पहला टाइम है जहां पर आपका जो टोटल इनकम जो आपने आज तक रिसीव किया विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट और समथिंग, है ना, विदाउट एनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी समथिंग, वो पहली बार आपकी क्या हुई है? नॉन नेगेटिव। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेबैक पीरियड। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेजर, है ना, इट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज वी आर इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी हियर। नाउ पेबैक पीरियड हमारे लिए कहां पर काम आएगा क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली? देखो, जब बहुत सारे आप ये मान सकते हो कि अजीब अजीब तरीके से कैश फ्लोज होते हैं, कि बहुत सारे कैश फ्लोज हो रहे हैं आगे पीछे, है ना, और आपके कॉम्प्लिकेटेड कैश फ्लोज है कि हर मंथ के एंड में पैसा आ रहा है या हर साल में ऐसा पैसा आ रहा है, खर्चा हो रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट की आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो वहां पर क्या है, सबसे पहले आप पेबैक पीरियड आप कैलकुलेट कर लो, है ना, आप पेबैक पीरियड कैलकुलेट कर लो। अगर आपसे डीपीपी पूछी हुई है कि फाइंड द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, तो आप सबसे पहले क्या कर लो? पीपी, दैट इज पेबैक पीरियड, आप कैलकुलेट कर लो। अच्छा, ये तो पक्की बात है कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के बाद ही आएगा, कि अगर 3 साल में मेरे पास मनी टर्म्स में पैसा पॉजिटिव हुआ है या नॉन नेगेटिव हुआ है, तो अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी जोड़ूं तो पक्की बात है कि 3 साल से ज्यादा ही टाइम लगा होगा मुझे, है ना। तो ये तो पक्की बात है कि जो डीपीपी होगा दैट विल बी मोर देन माय पेबैक पीरियड, है ना। ये आपका ये हो गया। तो पेबैक पे, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अब जैसे मान लो बहुत सालों के कैश फ्लोज हैं, अलग अलग तरीके से कैश फ्लोज आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो कहां पर अपने हम डीपीपी माने, कहां पर हम अपने टी को रखें, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले पेबैक पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर्स को ऐड करके, लाख अभी आया, 40 अभी आया, ये आया, मान लो वो आ गया आपका 4 साल, तो ये तो पता लगे कि 4 साल में अगर पेबैक पीरियड है तो डीपीपी जो है वो 4 साल के बाद ही आएगा। तो वहां पर भी उसके बाद हम चाहे तो टी रख के सॉल्व करें, चाहे तो फिर हम एक अलग तरीके से हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे क्या पता लग गया कि पेबैक पीरियड है मेरे 4 साल का, ठीक है ना, और सपोज मान लो 8 साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, तो मुझे ये पता लगे कि जो डीपीपी है वो 4 साल के बाद ही कहीं पर आएगा, पक्की बात है। तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे 5, 6, 7, 8, एक आप एक जनरल इक्वेशन आप बना के एवी एट टाइम टी या फिर एनपीवी अप टू टाइम टी, और टी कहां पर होगा? 4 साल के बाद कहीं पर टी होगा आपका, है ना, ये आप पहले से कैलकुलेट कर चुके हो। इसकी आपने क्या कर लिया, इक्वेशन बना के रख लिया अपने पास, फिर आप क्या कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। आपने एवी एट 5 चेक किया, वो नेगेटिव आ रहा है, फिर आपने टी के बदले उसमें आपने 7 डाल के चेक कर लिया, वो पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या 7 डीपीपी है? नहीं, आप 6 पे भी चेक करोगे। अगर 6 भी सपोज नेगेटिव आ गया, तो 7 वो पहला टाइम पीरियड था, सपोज अगर इनकम भी क्या उसी के हिसाब से हो रही है, एनुअल हो रही है ना, टाइम जो टाइमलाइन है या टाइम पीरियड है वो अपने हिसाब से आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। मैं एनुअल के हिसाब से मान के चल रहा हूँ, या कोई भी टाइम पीरियड है 6, 7 में उसके हिसाब से मान के चल रहा हूँ जब आपके कैश फ्लोज आ रहे हैं। तो टाइम 7 पे पहली बार जो आपका एवी है वो क्या पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, 7 इज आवर डीपीपी। अब हमें फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हिट एंड ट्रायल से भी हम कई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन बन रही है, पता लग रहा है कि इसमें अगर टी निकालने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप एक बार इक्वेशन बना के हिट एंड ट्रायल एक्सेप्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। आप क्या है, हर एक वैल्यू आप चेक करते रहो, 5 पर क्या आ रही है, 6 पर, 7 पर, उसके हिसाब से आप चेक करके आप देख सकते हो कि वैल्यू कहां पर फर्स्ट टाइम पॉजिटिव हुई है, और उस केस में फिर आप इस चीज को कर सकते हो। ये सब चीजें मेनली तब काम आती है जब से इंटरेस्ट भी मंथली है, पेमेंट भी मंथली है, आपका पेमेंट एनुअल है आपका, और इंटरेस्ट भी एनुअल है, ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। अब मान लो पेमेंट हो रही है मंथली, टाइमलाइन आपने ईयरली बना रखी है ना,
सेवंथ ईयर के एंड पे पॉजिटिव है, पर कौन से, अब मान लो और सिक्स्थ ईयर के एंड पे नेगेटिव है, तो ठीक है इस बीच में कहीं पर आया है, पर पेमेंट तो मंथली आते हैं, कौन से मंथ के बाद आया, तो वो कैसे चेक करोगे? अब वो थोड़ी कि आप हर चीज आप उसमें हर एक मंथ का चेक करते रहोगे कुछ ना कुछ, है ना, तो कुछ और तरीके से देखते हैं। क्लियर है ये चीज, है ना? तो जो पे बैक पीरियड है वो हमारा इस तरीके से काम आता है। क्लियर है?